There is a new topic that is called electronegativity. Today I will discuss about the electronegativity of the atoms. So before the discussion about the electronegativity, first we talk about the application of electronegativity in the chemistry. So इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट इज़ अ पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये एक पीरियाडिक प्रॉपर्टी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, ये भी जानना ज़रूरी है। कहने का मतलब इसका एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए। बिना बात के तो हम कोई चीज़ पढ़ते नहीं हैं, तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होनी चाहिए कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते क्यों हैं। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जाने बिना आप किसी मॉलिक्यूल में जो पोलैरिटी डेवलप होती है वो नहीं जान पाएंगे। अगर पोलैरिटी डेवलप होना नहीं समझ पाते हैं, इसका मतलब आप किसी मॉलिक्यूल में कौन सा सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक होगा, कौन सा सेंटर न्यूक्लियोफिलिक होगा, और अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन प्रोसीड करवा रहा है तो वहाँ पर किस सेंटर पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है, किस सेंटर पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो सकता है, ये जब तक आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं तब तक आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हमें जानना चाहिए। ठीक है, आज मैं बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये एक पीरियाडिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, और पीरियाडिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो दो प्रकार से पढ़ी जाती हैं। ठीक है, कुछ पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिसको हम एटॉमिक लेवल पर ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कुछ पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम केवल मॉलिक्यूलर लेवल पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर लेवल पर कौन कौन सी पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी जाती हैं? तो मॉलिक्यूलर लेवल पर जो पढ़ी जाने वाली पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, और भी कुछ चीज़ें जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है इसको हम मॉलिक्यूलर लेवल पर पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं किसी एक इंडिविजुअल एटम की अगर बात करता हूँ तो उसमें अगर आप मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, ये बहुत वाहियात क्वेश्चन है। ठीक है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बल्क की प्रॉपर्टी है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठा होंगे, आपको कुछ दिखेगा। ठीक है, तो वो माइक्रो लेवल पर हम स्टडी करते हैं। माइक्रो लेवल का मतलब हम चीज़ों को बल्क में पढ़ते हैं। ठीक है, और एक माइक्रो लेवल पर पढ़ते हैं। माइक्रो लेवल पर जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो माइक्रो लेवल पर होती हैं। ठीक है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब वो जो एक इंडिविजुअल एटम है उसकी स्टडी करेंगे, हम सारे एटम्स की एक साथ स्टडी नहीं करेंगे। तो पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो दो प्रकार से मतलब पढ़ी जाती हैं, एक मॉलिक्यूलर लेवल पर और एक एटॉमिक लेवल पर। एटॉमिक लेवल पर पढ़ी जाने वाली जो पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो है जेड इफेक्टिव आपका, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ हैं और इनको हम इंडिविजुअल लेवल पर मतलब एटॉमिक लेवल पर पढ़ते हैं। ठीक है, और जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, सॉल्युबिलिटी हुआ, तो इसको ये भी एक पीरियाडिक प्रॉपर्टीज ही है। ठीक है, लेकिन इसको हम मॉलिक्यूलर लेवल पर पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम एटॉमिक लेवल पर नहीं पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पर पढ़ते हैं, मतलब माइक्रो लेवल पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये कुछ इस प्रकार से दिखाई गई है, लेकिन जो पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ का क्लासिफिकेशन होता है, जो हम पढ़ते हैं पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ को, वो जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए कि पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे पढ़ते हैं। जो अभी मैंने बोला है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो दो प्रकार से पढ़ी जाती हैं, पहला एटॉमिक लेवल पर और दूसरा मॉलिक्यूलर लेवल पर। मॉलिक्यूलर लेवल कहने का मतलब माइक्रो लेवल और एटॉमिक लेवल का मतलब माइक्रो लेवल। तो पीरियाडिक प्रॉपर्टीज जो माइक्रो लेवल पर पढ़ी जाती हैं, एटॉमिक लेवल पर पढ़ी जाती हैं, वो है जेड इफेक्टिव है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पर जो पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी जाती हैं वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी, और जो रेडियस होती है उसको भी हम मॉलिक्यूलर लेवल पर ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमने परिभाषित किया है कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इट्सेल्फ इन अ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड
इज कॉल्ड एटम, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। ठीक है, शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो शक्ति होती है या जो क्षमता होती है वही क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, और कहाँ पर? इन अ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम, मतलब किसी सहसंयोजी बंध से बंधे हुए अणु में। ठीक है, किसी परमाणु की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो उसके द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता होती है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। ठीक है, किसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में किसी एटम के द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वही उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम डायरेक्ट नहीं डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये एक रेस्पेक्टिव टर्म है, तो इसको डिफरेंट टाइप से हम परिभाषित करते हैं। अब उसके लिए बहुत सारे स्केल हैं, जैसे कि पॉलिंग स्केल है, मुलिकन स्केल है, ठीक है, अल्रेड-रोचुर स्केल है। तो ये सारे स्केल जो हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की रिलेटिव वैल्यूज़ हमें देते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये किस प्रकार से डिपेंड करती है चीज़ों पर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे पहले काई से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, इसको हम काई कहते हैं। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है डिपेंड करती है निम्नलिखित चीज़ों पर, जैसे कि जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। अगर स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाए, स्क्रीनिंग कांस्टेंट जिसको हम सिग्मा कहते हैं, अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। और अगर एटम की साइज बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखाया गया है। ठीक है, और यस करेक्टर, अगर यस करेक्टर बढ़ जाता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निम्नलिखित चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे कि जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग कांस्टेंट और साइज और एस करेक्टर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इन सब चीज़ों पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, एस करेक्टर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी, साइज बड़ी हो जाए तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक एटम जो है वो पहले ग्रुप से बिलोंग करता है और दूसरा एटम जो है एक एटम जो है वो फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करता है और दूसरा एटम जो है वो 7th पीरियड से बिलोंग करता है। तो आप बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी? तो जाहिर सी बात है फर्स्ट पीरियड वाले एटम में केवल एक ही सेल है और 7th पीरियड वाले एटम में 7 सेल हैं। तो जहाँ पर 7 सेल हो गए वो साइज़ बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें लिखा है कि साइज़ अगर बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। तो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट की साइज़ कम होगी और 7th पीरियड के एलिमेंट की साइज़ बहुत ज़्यादा होगी। तो जब साइज़ बहुत ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम हो जाएगी। साइज़ छोटी होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी साइज़ छोटी है और इसकी साइज़ बड़ी है, तो ऐसी स्थिति में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़। अब इसका मैंने एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट बनाया है जो आगे आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है किस प्रकार से हम बता सकते हैं किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। सबसे पहले कार्बन sp3 की सबसे कम होती है, कार्बन sp2 की उससे ज़्यादा होती है और कार्बन sp3 की उससे ज़्यादा, नाइट्रोजन sp3 की उससे ज़्यादा होती है। ठीक है, और फिर कार्बन sp की नाइट्रोजन sp3 से ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे NaS3 है। ठीक है, तो NaS3 में N क्या है? sp3 है। ठीक, और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर जो C है ये sp है। ठीक है, तो ये क्या है? कार्बन sp और ये क्या है? नाइट्रोजन sp3। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? इस कार्बन की ज़्यादा है या फिर इस नाइट्रोजन की ज़्यादा है? तो अभी मैंने उसमें
जो एक आर्डर लिखा है उसमें दिखाया है कि जो नाइट्रोजन sp3 है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन sp से क्या होती है, कम होती है। कार्बन sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है और नाइट्रोजन sp3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। तो इस प्रकार से NH3 जो है इसमें N जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो ये आपको एल्काइन दिख रहा है इसमें जो कार्बन है ये sp है, तो ये sp है, तो ये कार्बन sp जो होता है वो नाइट्रोजन sp3 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कार्बन sp है, एल्काइन का जो कार्बन है, एल्काइन का ये कार्बन अमोनिया के इस नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है। और फिर कार्बन sp से नाइट्रोजन sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो होता है ज़्यादा होता है, फिर उससे ज़्यादा ऑक्सीजन sp3 का होता है, फिर उससे ज़्यादा नाइट्रोजन sp का होता है, फिर उससे ज़्यादा ऑक्सीजन sp2 का होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन sp3 से नाइट्रोजन sp का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ C, यहाँ पर देखिए ये जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है? नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है? sp3। और आप लोगों को मैंने एक ट्रेंड दिखाया है कि नाइट्रोजन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन sp3 से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है, जबकि रियल में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर ये sp3 हाइब्रिडाइड हो और संयोग से ये sp हाइब्रिडाइड हो जाए तो इसमें यस करेक्टर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जब यस करेक्टर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। NSP जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और NSP3 जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है ये आप लिखकर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं जो मैंने ये चीज़ लिखाया है। ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है मैंने बता दिया। सहसंयोजी बंध से बंधे हुए किसी अणु में, मतलब कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन को उसके द्वारा कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम में शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो खींचने की टेंडेंसी होती है उसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है और ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फ्लोरीन की होगी, फिर ऑक्सीजन sp2 की होगी, फिर नाइट्रोजन sp की होगी, फिर ऑक्सीजन sp3, फिर नाइट्रोजन sp2, फिर कार्बन sp, फिर नाइट्रोजन sp3, फिर कार्बन sp2, फिर कार्बन sp3, ठीक है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो है वो वेरी करता है, ठीक है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब यस करेक्टर बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, और जब जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब अगर मैं एस करेक्टर की बात करता हूँ, sp, sp2, sp3, इसमें टोटल अगर 100% माना जाए, कितना 100%, तो इसमें एक यस है एक पी है, तो कहने का मतलब 50% जो है वो यस है और 50% पी है, ठीक। और इसमें बात की जाए अगर ओवरऑल 100 मान लिया जाए तो एक यस, ठीक है, और 2 पी है, ठीक। तो 3 भाग में बटा है, तो कहने का मतलब 33 भाग आएगा, 33, ठीक है। तो इसमें 2 भाग तो पी लेकर जाएगा क्योंकि P2 है, और एक भाग जो है वो यस लेकर जाएगा, ठीक। तो पी कितना परसेंट हुआ? 66%, और यस कितना हुआ? 33%। और इसमें देखो ये ओवरऑल अगर 100 मान लिया जाए, ठीक, तो ये कितने भाग में बटा है? 3 भाग में बटा है, ठीक, 4 भाग में। ये 100 जो है 4 भाग में बटा है, मतलब 25 और फिर 25 और फिर 25। एक भाग तो यस को मिल रहा है और ये तीनों भाग किसको मिल रहा है? पी को मिल रहा है। किसको? पी को।
तो कहने का मतलब sp3 में s करेक्टर कितना है 25%, ठीक है, और p करेक्टर कितना है 75% है, ठीक। तो sp से sp3 की ओर जब बढ़ते हैं तो यस करेक्टर कम होता जाता है और p करेक्टर बढ़ता जाता है, और यस करेक्टर जैसे जैसे कम होता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती जाएगी। तो जहाँ पर अगर sp sp2 sp3 इन तीनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू की जाए तो सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू की बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, जिसमें एस करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो sp में एस करेक्टर सबसे ज़्यादा है इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए देखते हैं हम कभी कभी कि अगर कार्बन sp हो जाए और नाइट्रोजन sp3 हो जाए, ठीक, तो हम जानते हैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा होती है। लेकिन अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइट हो जाए और नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइट हो जाए तो कार्बन में यस करेक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और यस करेक्टर जब बहुत ज़्यादा होता है तो जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये जेड इफेक्टिव इतना ज़्यादा हो जाता है कि कार्बन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। इफ़ कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज and nitrogen is sp3 hybridized, then in this case the Z effective of carbon is increases in the order that the electronegativity of the carbon become high as compared to the nitrogen, ठीक है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ जाती है जैसे एस करेक्टर बढ़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये इसे हम डायरेक्ट बता नहीं सकते हैं, तो ये एक रिलेटिव टर्म है जिसके लिए डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल दिए गए हैं। पहला है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्ञात करने के लिए अपना स्केल दिया। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्ञात करना है तो कुछ इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, एटम ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस एटम बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, मॉड ले लेंगे, बराबर स्क्वायर रूट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बी माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बी बटा 2, ठीक है। ये सब स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। इसमें किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दी रहेगी तो हम इसमें, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी दी रहेगी, ठीक है। तो हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को जब रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एक की मिल जाएगी, क्योंकि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी रहेगी, इसकी भी दी रहेगी वैल्यू, इसकी भी, तो सब वैल्यू दी है, केवल एक वैल्यू नहीं दी है। तो इन सभी वैल्यूज़ की मदद से एक वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है ये जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे ये हमेशा किस में रहेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, अब मान लीजिए वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो ये भी की है वो किलो कैलोरी पर मोल में दे रहा है या फिर किलो जूल पर मोल में दे रहा है, ठीक है। तब क्या करेंगे, तब जो ये इक्वेशन है, अगर ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को किलो जूल पर मोल में दे रखा है तो इसको LHS को हम 96.45 से डिवाइड करेंगे, और अगर ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को अगर किलो कैलोरी पर मोल में दे रखा है, ठीक है, किस में दे रखा है, किलो कैलोरी पर मोल में, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 23.08 से डिवाइड करेंगे। तो वही मैंने लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पर बता रखा है कि आप पॉलिंग स्केल के अनुसार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे, और इस फार्मूले में जो ये है, ये क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए, ठीक है। ऐसे EBB क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ BB। ये भी क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ AB, ठीक है। अब इसमें कह रहा है इफ़ यूनिट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आर गिवन इन किलो जूल पर मोल देन वी डिवाइड RHS नहीं रहेगा, ठीक है, हाँ सही है, RHS, वी डिवाइड RHS। ये जो है ये RHS है और ये क्या है, LHS है। तो RHS डिवाइड बाई 96.45, ठीक है। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को, ठीक है, किलो जूल पर मोल में दिया गया है तो ऐसी स्थिति में जो ये RHS है इसको हम 96.45 से डिवाइड करेंगे, और अगर बॉन्ड डिसोसिएशन, और इसमें फिर कह रहा है एंड इफ़ इन किलो कैलोरी पर मोल, अगर किलो कैलोरी पर मोल में दे रखा है तो ऐसी स्थिति में RHS को हम 23.08 से डिवाइड करेंगे। पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, दैट इज़
इफ़ यूनिट्स आर गिवन इन किलो कैलोरी पर मोल देन वी यूज द फार्मूला। अगर यूनिट जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की किलो कैलोरी पर मोल में दे रखा है, तब हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? यही यूज करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी का मॉड बराबर 0.208 स्क्वायर रूट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बी माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बी बी बटा 2। ठीक है, ये फार्मूला यूज करेंगे कब? जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को किलो कैलोरी पर मोल में दे रखा है तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। और फिर क्या कह रहा है? इफ़ यूनिट्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये आप कर लेंगे। इफ़ यूनिट्स मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की जो यूनिट है अगर किलो जूल पर मोल में दे रखा है तो ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला यूज करना है वो ये वाला यूज करना है। एक्स ए मतलब काई ए माइनस काई बी का मॉड बराबर 0.102 ई ए माइनस ई ए बी माइनस ई ए प्लस ई बी बी बटा 2। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। अब एक क्वेश्चन है इसी पर जिसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये जो पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें कह रखा है फाइंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एटम। ठीक है, इसमें कह रखा है क्लोरीन एटम की बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करो अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl इज 242 किलो जूल पर मोल एंड F की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है 158। ठीक है, एंड ClF की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज 255 किलो जूल पर मोल। ठीक, देखो अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को किस में दे दिया गया है? यहाँ पर किलो जूल पर मोल में दे दिया गया है, तो आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे? इफ़ यूनिट्स आर गिवन इन किलो जूल पर मोल देन यूज द फार्मूला। ठीक है, ये वाला किलो जूल पर मोल में दे रखा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे, ये वाला। ठीक है, तो अब यूज कर लो। और यहाँ पर दिया है, ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl एटम इफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl इतना एंड F इतना एंड ClF इज इतना एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ F बराबर 4। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ F बराबर 4, तो आप फार्मूला यूज कर लीजिए। यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे? XF माइनस XCl बराबर ये वाला फार्मूला यूज करो 0.102। ठीक है, 0.102 और फिर स्क्वायर रूट EA मतलब इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की EAB है। ठीक है, मतलब ClF की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है? सबसे पहले ClF की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिखो, कितनी है? 255 माइनस। ठीक है, अब क्या है? EAA मतलब क्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो वैल्यू 242। ठीक है, प्लस और क्या दे रखा है? और FF मतलब EBB मतलब FF, तो FF की कितनी है? 158 बटा कितना? 2। ठीक है, तो अब इसको जब हम हल करेंगे, ठीक है, तो आएगा 0.76। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। और F की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है। ठीक है, माइनस XCl निकालना है। ठीक है, तो देखो जब अब इसको मॉड को हम ओपन कर देंगे। ठीक है, मॉड को हम ओपन कर देंगे तो क्या मिलेगा? 4 माइनस XCl बराबर 0.76। ठीक है, तो XCl को उधर भेजेंगे और 0.76 को इधर लाएंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? 4 माइनस 0.76 बराबर XCl। ठीक है, तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा? 3 पॉइंट कितना आएगा? 26 नहीं 24 आएगा। ठीक है, बराबर XCl। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुलिकन फार्मूले का यूज करते हुए निकाल लिया जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन मालिक्यूल और ClF मालिक्यूल दी गई थी। ठीक है,
इन किलो जूल, तो हमने और साथ में एक फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो दे रखा था। तो इस तरह से हम मूलिकन की के फार्मूले की मदद से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंट एटम कैन बी कैलकुलेट। ठीक है, तो अब अगला है पॉलिंग स्केल था। ठीक है, तो पॉलिंग स्केल से जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, पॉलिंग स्केल है, मेरे मुंह से गलती से मूलिकन स्केल निकल गया होगा, तो पॉलिंग स्केल याद रखेंगे। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लें। ठीक है, ये ठीक है। तो अब अगला जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल है वो है मूलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये कहता है किसी एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, मतलब उस एटम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है और उसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, उन दोनों का एवरेज ले लिया जाए तो उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाएगी। क्या चीज़? किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिपेंड करती है किस पर? उस एटम के आयोनाइजेशन एनर्जी और उस एटम के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। इनकी वैल्यू अगर हाई होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो हाई हो जाएगी, और इनकी वैल्यू अगर लो होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लो हो जाएगी। तो मूलिकन कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये किसी एटम के आयोनाइजेशन एनर्जी और उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर डिपेंड करती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई हो तो ऐसी स्थिति में उस एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाई प्राप्त होगी, और अगर ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो कम प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज़ करना है। इफ़ तो ये फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आती है। ये वैल्यू जो है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आती है, ये वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आती है। ठीक है, तो अगर जैसे मान लीजिए आपको किसी एटम ये की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करनी है और इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो अगर किलो जूल पर मोल में दे रखी हो तो आप क्या परिवर्तन करेंगे? तो आप फार्मूले में परिवर्तन करेंगे। किलो जूल पर मोल में अगर वैल्यूज़ दे रखी हैं इन दोनों की तो नीचे किससे डिवाइड करना है? 96.45 से। और अगर ये दोनों वैल्यूज मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन दोनों की वैल्यू अगर किलो कैलोरी पर मोल में दे रखा है तो ऐसी स्थिति में इस फार्मूले में क्या परिवर्तन करेंगे? तो आप क्या करेंगे? यही करेंगे IE + EA/2 गुणे 23.08 इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इन दो प्रकार से आप क्या नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इफ़ आयोनाइजेशन एनर्जी इज 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो बहुत आसान है। अब इसमें सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दिया, तो कहने का मतलब आपको ये वाला फार्मूला यूज कर लेना है। ये दो फार्मूले तब यूज करने हैं जब आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो या तो किलो जूल पर मोल में दे रखी हो या तो फिर किलो कैलोरी पर मोल में दे रखी हो। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, बहुत ध्यान से देखिए इसमें। ये तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A बराबर आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी दे रखी है? 3.2 प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना दे रखी है? 3.1 बटा कितना? 2, तो बराबर कितना आएगा? तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कितना निकल के आएगा? 3.15। ठीक है, तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मूलिकन स्केल। ठीक है, तो ये चीज़, तो मूलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ख़त्म होता है। ठीक है, तो अब अगला जो है स्केल है वो अगला स्केल जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है अलरेट-रोचू स्केल। ठीक है, तो ये तीसरा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल है वो है अलरेट-रोचू स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब किसी एटम ये के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसके लिए इन्होंने जो फार्मूला दिया वो ये दिया 0.359 × Z इफेक्टिव अपॉन R² इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है,
ये जो आर है ये एंगस्ट्रॉम में होगा। और जेड इफेक्टिव किसका कैलकुलेट करना है, आउटर इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, ठीक है। आउटर इलेक्ट्रॉन का मतलब पेरीफेरी, ठीक है। और प्लस 0.744, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने दिया, ठीक है, अपना फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फाइंड एक्स ए, ठीक है, मतलब एक्स ए ऑफ ए के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्ञात करो। इफ़ एटॉमिक नंबर इज 8 एंड कोवेलेंट रेडियाई इज 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये कह रहा है कि जैसे कोई एटम ये है, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर 8 है और इसका जो कोवेलेंट रेडियस है वो 20 एंगस्ट्रॉम है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ कितनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको यही फार्मूला लगा के इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करनी होगी। तो सबसे पहले जेड इफेक्टिव निकालोगे, ठीक है। मैंने जेड इफेक्टिव इसका निकाल रखा है, वो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। एक्स ए बराबर 0.359, ठीक है, गुड़े जेड इफेक्टिव जो इसका है 4.55 है, ठीक है। इसका जेड इफेक्टिव जो है 4.55 है और अपान रेडियस एंगस्ट्रॉम में करना है, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम में कितना है रेडियस 20, तो कहने का मतलब 20 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 0.744, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे तो कुछ वैल्यू प्राप्त होगी, वो मान लीजिए एक्स है, कितनी प्राप्त होती है एक्स, तो यही इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी, ठीक है। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लें आप, ठीक है। ये मुल्कन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर उसके बाद में अल्रेड-रोचू स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल है। अब उसमें एक मैं पीरियाडिक ट्रेंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, उसको मैं बताऊंगा। देखिए, जनरल ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियाडिक टेबल, पीरियाडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है इफ़ वी मूव इन पीरियाडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन जेड इफेक्टिव इंक्रीज, एंड इफ जेड इफेक्टिव इंक्रीज देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, बिकॉज you know that the electronegativity is directly proportional to the जेड इफेक्टिव। मतलब जेड इफेक्टिव जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। तो जब बाएं से दाएं जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है, तो जेड इफेक्टिव जब बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो सेल नंबर बढ़ता जाता है, अगर सेल नंबर बढ़ता जाएगा तो साइज़ बड़ी होती जाएगी, साइज़ जब बढ़ती हुई जाएगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। वो मैंने जो है वो बता रखा है पहले ही, ये आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब साइज़ अगर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़। तो बाएं से दाएं जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ठीक है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। और ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या नाम साइज़ बढ़ती है, साइज़ बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, ठीक है। उसके बाद में इन पीरियड लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीज, ये मैंने लिख भी रखा है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इफ़ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसमें क्या लिखा है कि इफ़ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं मतलब टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, मतलब किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे अगर आते हैं देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज, ठीक है, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज, ठीक है। टॉप टू बॉटम अगर हम आते हैं ऊपर से नीचे तो साइज़ बढ़ती जाती है, साइज़ बढ़ती जाती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज करती है, बिकॉज क्यों डिक्रीज करती है, बिकॉज सेल नंबर इंक्रीज, क्योंकि सेल नंबर इंक्रीज होता है, सेल नंबर इंक्रीज होगा तो साइज़ बड़ी हो जाएगी, साइज़ बड़ी हो जाएगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने बता रखा है, ठीक है। तो ये चीज़, अब उसमें सम इम्पॉर्टेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यही हमेशा आपके काम आएगा, ये आप रट लीजिए कैसे भी। जैसे यहाँ पर बी के साथ एच जुड़ा हो तो किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, आप बता दीजिए, ठीक है। तो जिस पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी उसकी तरफ नेगेटिव चार्ज आता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसमें देखिए एच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है,
देखिए यहाँ पर H की 2.2 है, ठीक, और B की देख लीजिए 2.04 है। तो ज़्यादा कौन है? H की ज़्यादा है, क्योंकि H की कितनी है 2.2 और B की कितनी है 2.04। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मैं ये लिख देता हूँ CH, ठीक है, और SiH, तो अब आप बताओ किधर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, किधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी तरफ नेगेटिव वैल्यू डेवलप होती है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होती है उसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। तो ये वाला देख लीजिए, ठीक है, पहला वाला। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लीजिए, इसमें 2.55 है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.22। तो किसकी ज़्यादा है? कार्बन की ज़्यादा है। तो कार्बन की ज़्यादा है तो कार्बन पर माइनस डेल्टा और हाइड्रोजन पर प्लस डेल्टा, ठीक है। अब इसमें देखिए SI की नेगेटिविटी कितनी है 1.9, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है इसकी 1.9, और इसकी कितनी है 2.2। किसकी ज़्यादा है? हाइड्रोजन की ज़्यादा है। हाइड्रोजन की अगर ज़्यादा है तो हाइड्रोजन पर नेगेटिव, मतलब क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होती है उस पर पार्शियल नेगेटिव आता है, और जिसकी कम होती है उस पर पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी थी 2.2, और यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी थी 2.55। तो इसकी ज़्यादा थी इसलिए इस पर नेगेटिव आया, और इसकी कम थी इसलिए इस पर पॉजिटिव आया, ठीक है। तो ये चीज़। अब एक मैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं PH लिख देता हूँ, ठीक, तो PH में बताओ किस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, किस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जब याद रहेगी तभी तो बता पाओगे किस पर पार्शियल नेगेटिव, किस पर पार्शियल पॉजिटिव। तो देख लो, फास्फोरस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो कितनी है 2.19। कितनी है 2.19, और हाइड्रोजन की कितनी है 2.2। तो इस हाइड्रोजन की ज़्यादा हो गई तो हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और जिसकी कम है उस पर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये चीज़ आप बहुत बढ़िया से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत कुछ बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इन चीज़ों पर निर्भर करती है। मतलब अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है बढ़ जाएगी, अगर सिग्मा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर यस करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इस तरह से हमने मतलब हाइब्रिडाइजेशन एस करेक्टर पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझाया है बहुत अच्छे से। तो जैसे जैसे एस करेक्टर इंक्रीज होता है तो उसमें ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रटना है हर हाल में ये, ठीक है। इसी से काम होगा आपका, ठीक है। उसके बाद में it is relative so different scale of electronegativity are given. One is Pauling scale। तो पॉलिंग स्केल क्या कहता है? पॉलिंग स्केल जो है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करता है, जो फार्मूला दे रखा है, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को अगर किलो जूल पर मोल में दे रखा है या किलो कैलोरी पर मोल में दे रखा है तो इस तरह से फार्मूलों को यूज किया जाता है, ठीक है। अगर किलो कैलोरी पर मोल में अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को किलो जूल पर मोल में दे रखा है तो ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मैंने एक कैलकुलेशन भी करवाया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने के लिए, जहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी थी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी दे रखी थी। हमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करनी थी तो हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। उसके बाद में मुल्कन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है। मुल्कन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहता है कि किसी जो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो उस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी और उस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज होती है। मतलब अगर ये दोनों वैल्यूज़ अगर बढ़ जाएंगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी और ये दोनों वैल्यूज़ अगर कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ कम हो जाएंगी। इस प्रकार से फार्मूला यूज किया गया। अगर वो ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ हैं अगर वो किलो कैलोरी पर मोल या फिर किलो जूल पर मोल में दे रखी हैं तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा इन फार्मूलों में। अगर किलो कैलोरी पर मोल में दे रखा है तो 23.08 से डिवाइड करना है, और अगर किलो जूल पर मोल में दे रखा है तो इस फार्मूले में कितने का मल्टीप्लाई करना है नीचे 96.45, ठीक है। तो इस तरह से, और उसके बाद में मैंने एक न्यूमेरिकल भी करवाया कि किस प्रकार से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप एक ही निकाल रहे हो। उसके बाद में अल्रेड रोचू स्केल आता है
वो कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम को डिफाइन करता है, ठीक है। इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया, ठीक है। तो उसके बाद में हमने पीरियाडिक ट्रेंड भी बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है पीरियड में किस तरह से वेरी करती है, मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीज, इफ जेड इफेक्टिव इंक्रीज देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज, ठीक है। because Z electronegativity is directly proportional to the Z effective, and from moving from left to right in periodic table the Z effective increases, so electronegativity value increases. And if we move from top to bottom, then electronegativity value decreases because cell number increases. If cell number increases, then size of the atom increases. If size of atom increases, then we know that the electronegativity is inversely proportional to the size of atom. If moving from top to bottom, the size of the atom increases, then electronegativity value decreases. So here we write this, okay. In period left to right electronegativity increase because Z effective increase, ठीक है। Z effective increase होता है इसलिए electronegativity increase हो जाती है। और if we move from top to bottom, then electronegativity value decrease because size of atom increases, because cell number increases. If cell number increases, then atomic size increases. If atomic size increases, then electronegativity value decreases, ठीक है। और सम इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं जो आपको याद ही करनी है, किसी भी हाल में मर के याद रखना है, लेकिन याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये चीज़ें जब तक आपको नहीं आएंगी, आप लोअर से लेके एडवांस क्लास तक हमेशा कंफ्यूज होगे, ठीक है। अब उसमें एक एप्लीकेशन है कि एसिडिक नेचर बताना हो, ठीक है, एसिडिक नेचर, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ HCl, ठीक है, सॉरी ये तो कुछ अलग कॉन्सेप्ट का यूज करेगा, पोलराइजेबिलिटी का, ठीक है, पोलराइजेशन का। इसमें जैसे मैंने कहा NH3 और CH, ठीक, डबल बॉन्ड CH, ठीक, इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन है? तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हैं इसकी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो हाइड्रोजन, वो नेगेटिव चार्ज को सॉरी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगी वो नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज रखेगा, ठीक है। और जब कोई चीज़ एसिड बनता है तो उस पर क्या बनता है? एसिड क्यों बनती है? क्योंकि वो हाइड्रोजन देता है। जो चीज़ हाइड्रोजन देगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर ये हाइड्रोजन दे देता है तो इस पर क्या आएगा? CH और C इस पर नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर NH2 इस पर नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल किस पर होगा बताओ? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन दे दिया तो ये क्या बन गया? एसिड। जो चीज़ हाइड्रोजन देता है वो एसिडिक होता है। तो अगर ये हाइड्रोजन देता है तो इस पर ये हो जाएगा NH2 माइनस, और अगर ये देता है हाइड्रोजन तो इस पर क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। तो ये जो है कार्बन sp है, ठीक, और ये जो नाइट्रोजन है sp3 है, ठीक। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबल रखेगा। तो कार्बन sp जो है नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबल रखेगा, ठीक है। और नाइट्रोजन sp3 जो है ये नेगेटिव चार्ज को कम स्टेबल रखेगा, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल ये वाला नेगेटिव चार्ज होगा या फिर ये वाला नेगेटिव चार्ज होगा? तो ये वाला नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। तो कहने का मतलब ये जब ज़्यादा स्टेबल होगा इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकालना आसान होगा, ठीक है। तो जहाँ से आसानी से हाइड्रोजन निकल सकता है वो ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये जो एसिटिलीन है, ठीक है, ये ज़्यादा एसिडिक है और NH3 लेस एसिडिक है, ठीक है। तो ये जो है इसका एप्लीकेशन हो सकता है। तो ये चीज़ जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार से ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर भी आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी कर सकती है। मान लीजिए एक एटम ये है और एक एटम B है और एक एटम C है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इसका +3 है और इसका +4 है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा, और जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो हाई हो जाएगी। और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो CH ये जो एसिटिलीन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और NH3 कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक है, और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि ये नाइट्रोजन sp3 है, ये कार्बन sp है।
तो कार्बन sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन sp3। सो इफ दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस इज मोर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये एसिटिलीन है ये ज़्यादा एसिडिक है और NH3 अमोनिया जो है ये कम एसिडिक है, ठीक है। एसिड क्या होता है, जो आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज करता है, तो यहाँ पर एसिटिलीन ज़्यादा आसानी से हाइड्रोजन रिलीज करेगा और नाइट्रोजन जो है, अमोनिया जो है वो लेस ईजिली हाइड्रोजन रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, सबसे ज़्यादा सी की होगी, फिर बी की होगी, फिर किसकी होगी, ए की, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 है और इसका +3 है और इसका +2 है। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर। और मेरे ख्याल से आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बस यहीं तक और लेक्चर का अंत करते हैं यहीं से। तो आप ये स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए। किसी भी क्लास के स्टूडेंट के लिए ये चीज़ वैलिड है, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। बस यहीं तक वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।